अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस पर और इस सेशन के दो पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में हम डायबिटीज़ पे बात करेंगे, इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे और दूसरे पोर्शन में डायबिटीज़ का केस प्रेजेंट किया जाएगा, उसका फॉलो अप, उसके बाद अब उस पेशेंट की मौजूदा कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? Is a condition characterized by the inability of a body to produce enough or respond normally to insulin, causing the blood sugar to be abnormally high. डायबिटीज मेलाइटिस एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उसकी पीछे रीजन क्या होती है? या तो इंसुलिन कम मिकदार में बन रही होती है या इंसुलिन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से एक स्टेट होती है, उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाई का मतलब होता है ग्लूकोज, सीमिया का मतलब होता है ब्लड। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दुनिया में डायबिटीज को किलर डिजीज कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि अभी ग्लोबली अगर देखा जाए तो दुनिया में 500 मिलियन लोग इससे सफर कर रहे हैं। सिर्फ यूएसए में 36 टू 37 मिलियन पीपल वहां पे मौजूद हैं। तो तकरीबन हर साल 60 से 70 मिलियन पीपल इससे डेड हो जाते हैं, इससे मर जाते हैं। तो अगर कहा जाए तो हर 5वें सेकंड में एक आदमी इस डिजीज से डेड हो रहा है, मर रहा है इससे। तो इसकी रीजन ये होती है कि डायबिटीज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देती है, जिसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ईएसडी, आरडी, एंड स्टेज रीनल डिजीज, हार्ट स्ट्रोक और इस तरह की बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटीज सिर्फ एक डिजीज का नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीजेस हैं और ये सारी डिजीजेस, सारी बीमारियां मिलकर ह्यूमन के लिए, फर्द के लिए, इंडिविजुअल के लिए खतरा होती है। और वो खतरा क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट कहा जाता है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो प्रोटीन का हो, बॉडी के अंदर जब भी मेटाबॉलिक डिसअरेंजमेंट आती है, डीअरेंजमेंट आती है, तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब उसके पीछे दो वजूहत होती हैं, या तो बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती, इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, या फिर दूसरी रीजन ये होती है कि इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन वो अपना एक्शन नहीं कर रही होती। तो टाइप 1 हम इसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। टाइप 1 रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा बहुत कम होती है और बाज़ दफ़ा होती नहीं। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या होती है कि पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है इंसुलिन बनाना। अब हमारा जो अपना ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो उन बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। इसको कहते हैं टाइप 1 यंगर एज डायबिटीज। और एक और भी इसका नाम दिया जाता है और वो नाम है इसका इंसुलिन डिपेंडेंट। कि डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है कि हमारी अपनी बॉडी की इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, तो इसलिए हमें फिर बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करवानी पड़ती है, इंसुलिन लेना पड़ती है। दूसरी इसकी आती है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि जी इंसुलिन तो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, ये बीटा सेल भी इंसुलिन बना रहे होते हैं नॉर्मल लेवल पे, लेकिन इंसुलिन एक्शन नहीं कर रही होती, रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। जो इंसुलिन को काम करना चाहिए वो इंसुलिन वो काम नहीं कर रही होती। तो ये टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। तो ये एज के साथ ये बढ़ती जाती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। इसको ओल्डर एज डायबिटीज भी कहा जाता है। जिस तरह मैंने ये ग्राफ शेयर किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाती हैं। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट हम इसके आते हैं लाडा। लाडा कहते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट। लाडा, इसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है। और इसका शिकार वो यंग लोग होते हैं जिनकी एज 40 या 50 ईयर्स होती है। अब उसके जो ऑटो इम्यून सिस्टम होते हैं जब बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये लोग, चूंकि ये यंग एज डिजीज है, लेकिन अब क्या हुआ कि वो 40 या 50 ईयर्स की एज में वो चूंकि इस डिजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ये डेवलप हो रही है,
तो सेम वही कंडीशंस होंगी जो टाइप 1 की हैं, लेकिन चूंकि ये लेट आई है, अडल्ट एज में आई है, तो इसलिए इसको कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट लाटा। दिस इज वेरी लेट ऑनसेट। इसके बाद हम चलते हैं मोडी। मोडी फॉर मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग बॉडी। अब ये एज टाइप 2 है जो कि ओल्डर एज होती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यंग एज में डेवलप होती है। 20 साल का पेशेंट है और उसमें इंसुलिन तो नॉर्मल मौजूद है, लेकिन वो अपना एक्शन नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसके अंदर मोडी डेवलप हो गई है। और मोडी ज़्यादातर म्यूटेशन की वजह से होती है। फैमिली में ये इसकी फैमिली हिस्ट्री चल रही होती है, फैमिली में इसका फ्लो चल रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज पे। ये गेस्टेशनल जो होती है ये सिर्फ फीमेल के साथ होती है और वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप होती है सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज इस वजह से होती है कि जब कोई भी आप एक ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े ज़्यादा से तक आपने इस्तेमाल किया, जैसे बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल है या थायोजाइड है, इस किस्म की जब आप मेडिसिन यूज करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये डायबिटीज इंड्यूस कर देती हैं और इस वजह से इनको सेकेंडरी डायबिटीज कहा जाता है। फिर इसके साथ मैंने एक और भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि जहाँ पे insulin will not be released properly and there will be dysfunction of production or release of insulin and person will have tendency to develop hyperglycemia। इसके पीछे दो रीजंस होती हैं, या तो इंसुलिन बन नहीं रही होती है या इंसुलिन मौजूद होती है, वो अपना प्रॉपर एक्शन नहीं कर रही होती। तो इसके साथ एंडोक्राइन डिजीज आता है जिसे कुशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। और उसमें क्या होता है कि जी कॉर्टिसोल आपका जो हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसके अंदर एलिवेशन आ जाती है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया आता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ जाती है, नर्व डैमेज हो जाते हैं, किडनी डैमेज होते हैं, आई आपके डैमेज कर देते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अल्जीमर डिजीज, इसको किलर डिजीज कहा जाता है डायबिटीज को। और अगर ये आपको किल नहीं करती तो आपको ये ब्लाइंड कर देती है, और वो भी बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है कि आप अपनी बिनाई से चले जाते हैं, आंखों की रोशनी से चले जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि डायबिटीज को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे पता चलता है कि डायबिटीज है। इससे कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला जो टेस्ट है वो HbA1c टेस्ट है, दूसरा फास्टिंग एंड ब्लड शुगर टेस्ट है, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आता है, और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट किए जाते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि आपके डायबिटीज किस लेवल पे है। दूसरा इसमें रोड टू टाइप 2 डायबिटीज में डायबिटिक, प्री डायबिटिक और नॉर्मल, इन तीन का यहाँ पर चार्ट दिया गया है। जो डायबिटीज हैं ये 6.5% एंड अबव, अगर HbA1c लेवल 6.5% से ऊपर है तो पेशेंट डायबिटिक है। अगर 6.5 से नीचे है तो फिर ये प्री डायबिटिक आ जाता है, और अगर ये 5.7 से नीचे है तो फिर जो पर्सन है वो नॉर्मल है, उसके अंदर किसी किस्म के डिसऑर्डर्स, डायबिटिक डिसऑर्डर्स नहीं है। अब हम चलते हैं कि डायबिटीज और होम्योपैथी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, या होम्योपैथी कैसे डायबिटीज को क्योर करती है। अगर हम अदर सिस्टम में देखें तो डायबिटीज मेलाइटस इनक्योरेबल है। जो लोग डायबिटिक मेलाइटिस इंसुलिन पे चले गए हैं या नॉर्मल मेडिसिन यूज कर रहे हैं, मेटफॉर्मा या इस किस्म की चीजें यूज कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ को इस्तेमाल करते रहेंगे। होम्योपैथी में पेशेंट को कैसे देखा जाता है, देखिए जब पेशेंट एक डायबिटिक हो जाता है तो होम्योपैथी ये देखती है कि इसको कब से डायबिटीज है, उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, रीजन क्या थी जिसकी वजह से इसको डायबिटीज हुई, और डायबिटीज होने के बाद पेशेंट अब उस डायबिटीज के साथ कैसे चल रहा है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड में क्या चेंज आया, उसके माइंड सिम्टम में क्या तब्दीली आई, उसके PQRS क्या है, उसके सिम्टम्स, PQR फॉर पेकुलर क्वेव रेयर। तो होम्योपैथी में ये होता है कि अगर पेशेंट की प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए, उसके माइंड सिम्टम्स को देखा जाए या PQRS को देखा जाए, तो उसकी बेस पे राइट सिमिलम का इंतखाब किया जा सकता है और वो पेशेंट को मुकम्मल तौर पर क्योर करती है। इसके अलावा इस मेथड में ये जो केस है डायबिटीज का केस है, डायबिटीज मेलाइटिस का केस है,
इसमें इस पेशेंट को सॉल्व किया गया माइंड मेथड से, जिसमें इसमें कार्प टूल्स को यूज किया गया है। क्या रीजन क्या थी, कैसे पेशेंट डायबिटिक हुआ, सॉरी, और वो कैसे अब उस डिजीज के साथ रह रहा है। तो माइंड मेथड को यूज करते हुए इस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया है। ये एक पेशेंट जिसका नाम अब्दुल गफूर है, जिसकी 54 इयर्स है, और डायबिटीज 25 जुलाई 2021 को उसने मुझे विजिट किया। ये उसका केस है। कहता है कि डॉक्टर मैं 2009 से शुगर से मैं सफ़र कर रहा हूँ, और ये इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे मेटफॉर्मिन यूज़ करनी पड़ेगी 850 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 दफ़ा मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप टैमरिंड, जंगली इमली इस्तेमाल करें, वो भी शुगर के लिए अच्छी है। लेकिन शुगर जो है ना वो 500 तक चली गई, और ये इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि मेरे बच्चों ने मुझे हॉस्पिटल, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ मेरी शुगर कम हुई। लेकिन उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया था, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी कामयाब रहा, उसकी शुगर ठीक हो गई। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको चेक करवाऊँ। लेकिन फिर अगेन उसी तरह सिचुएशन हुई, और मेरी जो शुगर थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि रैंडम 730 पे चली गई। मेरे बच्चों ने रिस्क नहीं लिया और फिर मुझे दोबारा फिर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन ये स्टेबल ना हुई, और जो मेरी फास्टिंग है वो 170, 180, 225, 250 तक फ्लक्चुएट करती रही, ये नॉर्मल नहीं रही, इस तक इसका फ्लो होता रहा। तो इस दफ़ा मैंने इनकार नहीं किया और मैं आपके पास आया हूँ, मैंने कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है, सब कुछ मैं आपको सच-सच बता रहा हूँ। इस शुगर ने डॉक्टर मुझे तबाह कर दिया। मेरी जो डिज़ायर, मेरी जो ख़्वाहिशें थी, वो सारी दब गई। जस्ट प्लीज़। यस, अच्छा, सॉरी। तो ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरी जो ख़्वाहिशात थी ना, वो दब गई है। इस शुगर ने मुझे तबाह कर दिया। मैं चावल, मिठाई, कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़हर है। मैं परहेज़ी खाना इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उस परहेज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। 2004 में मैं सऊदी अरेबिया था, तो वहाँ पे मुझे ना 39 बग्स, खटमल, इतने खटमल ने मुझे काटा। तो एक तो रीज़न वो थी। दूसरी रीज़न ये थी कि जो मेरा रूममेट था, उसने मुझे कहा कि जी आप मेरे साथ खाना ना खाना। मेरे साथ खाना खाओगे तो तुम्हें शुगर हो जाएगी। क्योंकि जो भी मेरे साथ खाना खाता है उसको शुगर हो जाती है। मैंने फिर भी उसके साथ खाना खाया, तो कुछ दिन बाद में मेरे अंदर सिम्पटम आना शुरू हो गए। मुझे प्यास लगना शुरू हो गई, तो उसने कहा कि तुम्हें शुगर हो गई है। डॉक्टर को जाके चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा वाक़ई आपको शुगर हो गई है, और डॉक्टर ने बताया कि ये जो शुगर है ये आपको खटमल के काटने से हुई है। 2009 में पाकिस्तान में वापस आया, जहाँ पे मुझे शदीद ख़ारिश शुरू हो गई, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को शुगर के बारे में नहीं बताया। उन्होंने मुझे हर चीज़ दी, मीठी चीज़ें भी थी, सब कुछ दिया। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। दोबारा फिर मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई तो वो डॉक्टर के पास ले गए। फिर मुझे कोई बेटर ट्रीटमेंट मिला। उन्होंने मुझे क्या किया, हेवी डोज़ेज़ देना शुरू कर दिए। मेटफॉर्मिन 3-3 दफ़ा इस्तेमाल, बाकी उसके अलावा और टेबलेट अलग थी। अब ये तो मुझे मालूम है कि ये मेरे किडनी को डैमेज करेगी, जिगर को, हार्ट को, इन चीज़ों को डैमेज करेगी। तो डॉक्टर मैं आपके पास आया हूँ, कुछ ऐसा करें कि ताकि मेरी इनसे जान छूट जाए। मुझे किसी बात का कोई फ़ियर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हर बंदे ने अपने टाइम के ऊपर मरना है, तो मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। डॉक्टर मेरे ज़िंदगी का एक उसूल है कि जब भी मैं किसी को कोई बात कहता हूँ, तो वो एक ही दफ़ा कहता हूँ, दोबारा नहीं कहता। इवन कि मैं अगर आपसे भी कोई काम कहूँगा, तो मैं एक ही दफ़ा कहूँगा। मैंने आपका बहुत कीमती टाइम लिया, और किसी भी पेशेंट ने इतनी चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं की होंगी, जितना मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की हैं। मैं 2004 में जब सऊदी में था, तो मुझे कोर्ट की तरफ से एक समन मिला कि मेरे बच्चों ने, पहले वाली बीवी और बच्चों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया, और मैं, इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि मैं उनके हकूक़ अदा नहीं करता। कोर्ट ने
मेरे गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से लोगों ने बताया कि जैसे ही आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपका घर ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। तो मुझे ये जितनी भी बुरी खबरें थी ना, इन बुरी खबरों की से मैं टेंशन में पड़ गया। मैंने कहा मैं इतनी अच्छी शोहरत का बंदा हूँ, इज़्ज़तदार हूँ, मेरे इतने सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो क्या होगा? मेरा घर भी चला जाएगा और इज़्ज़त भी चली जाएगी। तो ये जो मेरी दूसरी बीवी है, मेरे बच्चों का क्या होगा? बीवी का क्या होगा? क्योंकि पहली बीवी ने पहले ही मुझसे जो प्रॉपर्टी थी, चीज़ें थी, वो मुझसे ले ली थी। बहरहाल मैंने कोर्ट में केस को फेस किया और मैं जीत गया। डॉक्टर मेरे अच्छे रिलेशंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। मशहूर-मशहूर जो लोग हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं। सारे पॉलिटिशियन मुझे जानते हैं और सब जानते हैं कि जी मेरे मैं बड़ा मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हूँ, मैं बड़ा असूली बंदा हूँ। तो ये केस था। अब इस केस को कैसे सॉल्व किया गया? देखिए, सबसे पहले एक तो पेशेंट ने कहा कि इस डिज़ीज़ ने, इस बीमारी ने मुझे तबाह कर दिया। डॉक्टर मुझे कहीं के नहीं छोड़ा। मेरी जो ख़्वाहिशें थी वो दब गई हैं इस बीमारी की वज़ह से। तो फर्स्ट रूब्रिक जो जहाँ पर ली गई माइंड चैप्टर में से वो थी कंप्लेनिंग डिज़ीज़ ऑफ। उसके बाद आगे उसने कहा कि डॉक्टर मैं बड़ा असूली बंदा हूँ, असूलों का पक्का हूँ। मैं किसी को एक ही दफ़ा बात कहता हूँ, दोबारा नहीं कहता। तो इसको कहते हैं डॉगमेटिक। इसके बाद नेक्स्ट हमने ली कि इसने इतनी बातें की। उसने बताया कौन से हॉस्पिटल में गया, कौन सा ट्रीटमेंट लिया, कितना अरसा कहाँ-कहाँ का ट्रीटमेंट चलता रहा। हर चीज़ उसने मुझे पूरी तफ़सील से बताई। तो डिलीरियम बिज़नेस टॉक ऑफ, माइंड चैप्टर में से बिज़नेस टॉक। अब वो कॉशियस हो गया है। कहता है डॉक्टर मुझे मालूम है कि ये मुझे चीज़ें नुकसान दे रही हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कुछ ऐसा करें कि ताकि मैं इन चीज़ों से बच जाऊँ, इन हेवी डोज़ेज़ से बच जाऊँ जो मुझे नुकसान दे रही हैं। कॉशियस। कंसेंशुअस अबाउट स्टिफर्स, छोटी-छोटी बातें उसने मुझे बताई। मेरी शुगर इतनी हो गई 170, 250, 225, 180। मुझे यहाँ तक उसने ये बताया कि मुझे 39 खटमल ने काटा। अब देखें ऐसा हो सकता है खटमल काट रहा हो और आप उसको गिन रहे हो। तो ये इतनी छोटी-छोटी बातें उसने मुझे बताई। तो यहाँ पे रूब्रिक ली गई कंसेंशुअस अबाउट स्टिफर्स। इसके बाद उसने कहा कि डॉक्टर मैंने जो कुछ बताया आपको सच बताया, मैंने कुछ छुपाया नहीं। डॉक्टर से छुपाना भी नहीं चाहिए। और मैं अपने बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो डिल्यूजन रिलीजियस। फिर नेक्स्ट रूब्रिक ली गई परजर्वेंस। परजर्वेंस इसलिए गई कि इतनी बीमारी होने के बावजूद वो तकरीबन 13 साल से वो सफ़र कर रहा था। तो इतने करने के बावजूद अभी तक उसके अंदर कोई फ़ियर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई एंग्ज़ायटी, कोई परेशानी नहीं। वो अपनी स्टेट नॉर्मल स्टेट में जा रहा है, तो इसको मैंने कहा परजर्वेंस। फिर लोकेसिटी बिज़ी। बिज़ी का मतलब ये होता है मसरूफ़। मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसमें आप देखेंगे कि वो टोटल बातें करता जा रहा है। बहुत ज़्यादा बातूँ नहीं है और इतनी बातें करता जा रहा है कि मुझे इसने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो लोकेसिटी बिज़ी। इसकी मेडिसिन थी लेकेसिस। अब जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको जो लेकेसिस दी, वो लेकेसिस-6 थी फर्स्ट टाइम, 3 डोज़ें दी। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन के लिए उसको ओडी दी और फिर हफ़्ते में 1 दिन। उसकी शुगर डाउन होना शुरू हो गई। लेकिन जब मैंने उसका HbA1c लेवल देखा तो वो 7.5 था। तो फिर मैंने उसको लेकेसिस LM पे उसको शिफ्ट किया 10 डेज़ के लिए, देन वन्स अ वीक। तो ऑटोमैटिकली उसका HbA1c लेवल 7.5 से कम हो के 6.5 मीन के डायबिटिक से वो प्री डायबिटिक हो गया। इस पेशेंट ने मेरे साथ 3 महीने ट्रीटमेंट लिया। अब लास्ट वीक मैंने उसे कॉन्टैक्ट किया, उससे फ़ॉलो अप लिया। तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर मैं ओके हूँ, मैं सब चीज़ें खा रहा हूँ, जूस भी पी रहा हूँ, शुगर भी ले रहा हूँ, राइस हर चीज़ खा रहा हूँ और मैं कोई भी सिंगल मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। आज उसने मुझे अपनी फ्रेश रिपोर्ट भेजी। मैं आपको इसमें इसकी फ़ॉलो-अप में साथ लेके जाता हूँ। जब पेशेंट मेरे पास आया तो उस वक़्त उसकी जो शुगर थी वो 400 प्लस थी। तो 1 हफ़्ते के बाद जब मैंने उसे कहा कि अपनी रैंडम भेजो, तो रैंडम उसकी आई 259। फिर उसके बाद आप देखें उसकी ये फास्टिंग थी 118। फिर चले गए हम उसके जब टेस्ट करवाया HbA1c तो आप देख रहे हैं कि उसकी फास्टिंग 119 थी और उसका जो HbA1c लेवल था वो 7.5 था।
यहाँ पे मैंने उसको लेकेसिस LM स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद ये इसकी नेक्स्ट रिपोर्ट आई जिसमें उसकी फास्टिंग 129 और HbA1c लेवल 6.5। अब यहाँ पे वो डायबिटिक से प्री डायबिटिक में चेंज हो गया। फिर इसकी फर्दर मैंने जब उसकी रिपोर्ट्स करवाई तो उसकी सारी जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स थी वो सारी नॉर्मल थी। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखा जाए, उसका LDL देखा जाए, HDL, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे नॉर्मल रेंज में थे। ये उसकी फ्रेश रिपोर्ट थी जो मैंने करवाई। इसमें यूरिन में आप देख रहे हैं कि ये इसकी रिपोर्ट मैंने 30 मार्च 2022 को करवाई थी। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके यूरिन में किसी किस्म का ग्लूकोज मौजूद नहीं है, ठीक है, नॉर्मल इसकी रिपोर्ट है। और जब उसका ये दूसरा मैंने इसका RFT टेस्ट भी करवाया देखने के लिए कहीं पर इसकी किडनी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई, तो वहाँ पे इसकी किडनी भी नॉर्मल थे, क्रिएटिनिन इसका यूरिया नॉर्मल था और इसकी जो रैंडम शुगर थी वो 83। तो पेशेंट जहाँ पे बिल्कुल स्मूथली जा रहा था। इसके बाद ये उसकी मैंने ऑडियो उसकी रिकॉर्ड की जो कि उसने इस रिपोर्ट कराने से पहले मुझे 2 दिन उसने ये ऑडियो दी कि डॉक्टर मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा जब से मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया। तो अब मैं सब चीज़ें खा रहा हूँ, इसकी मेरी शुगर नॉर्मल जा रही है, मुझे किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। ये उसकी ऑडियो रिपोर्ट थी जो कि फॉलोअप में थी। जनाब नवीद इकबाल अफगान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलहाज अब्दुल गफूर अब्बासी, पीर वदाई मोड़ में मेरा घर है। तो मेरा 2004 में मुझे शुगर हुई, तो 2021 तक मैं गोलियां खाता रहा, गुलजामेंट 50-850। तो मेरी शुगर 400 450 ऐसे रही और मैं कमजोर भी बहुत हो गया, बिल्कुल चलने के काबिल नहीं था। तो ये नवीद इकबाल अफगान साहब ने मेरा इलाज किया है अली होम्योपैथिक क्लिनिक जो चूड़ डिपो के पास है। इन्होंने मेरा इलाज किया 90 दिन में। जो इलाज इन्होंने किया है उससे मैं काफी बेहतर हूँ। तो अब मेरी शुगर जो है ना 130 पे होती है या 35 पे जाती है, इतनी है। अभी मैंने गोलियां मैं नहीं खा रहा हूँ। इन्होंने 90 दिन का जो इलाज है इनका माशाल्लाह बहुत बेहतर इन्होंने इलाज किया है। नवीद इकबाल के इन्होंने मैंने सुना है कि जी इनका था जी जिसमें इनकी 90 डेज ये इनकी फॉलोअप है इनका। ये इनिशियल केस था जो केस लिया गया था। शुगर थोड़ी प्रेशर खत्म कर देती है। तो ये था जी केस, ये इसकी इनिशियल इसकी ऑडियो थी, वीडियो थी। उसके बाद मैंने इसका ऑडियो आपके साथ शेयर किया फॉलो अप, और बाकी इसकी पैथोलॉजी का रिपोर्ट शेयर की इसकी। जी तो ये था ये केस। पेशेंट ने तकरीबन सिर्फ 30 डेज मुझसे ट्रीटमेंट है 3 मंथ इसने ट्रीटमेंट लिया था। क्योंकि दूसरा जो पेशेंट था उसने कहा कि जी आप कितने दिन में ये ठीक हो जाता है, तो मैंने कहा 90 डेज में ये ठीक हो जाएगा। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए इसने 90 डेज उसके बाद मज़ीद इसने मेडिसिन नहीं खाई और अभी तक बिल्कुल ये ज़बरदस्त जा रहा है। जुलाई में मेरे पास आया था, अक्टूबर तक इसने ट्रीटमेंट लिया और अक्टूबर से अभी मार्च जा रहा है। तो अभी तक ये पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है, किसी किस्म की इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथली।
तो ये होम्योपैथी का कमाल है कि जब हम राइट सिमिलम चूज करते हैं तो वो कितने बेहतर तरीके से एक इनक्योरेबल पेशेंट को क्योरेबल में चेंज करती है, उसे कितनी खूबसूरती से उसको अब एक नॉर्मल स्टेट में लेके आती है। तो थैंक यू वेरी मच।